जनवरी 1964 को जन्मे जेफरी प्रेस्टन बेजोस ने एल्बुकर्क, ह्यूस्टन और मियामी जैसे शहरों में अपना बचपन बिताया। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 1986 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त की। 1994 में न्यूयॉर्क सिटी से सिएटल की रोड ट्रिप के दौरान बेजोस को अमेज़न की स्थापना का विचार आया। शुरुआत में यह केवल एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन जल्द ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कई उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई। अमेज़न तेजी से बढ़ा और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। इसने केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि मूवी और म्यूजिक जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया। जेफ बेजोस अमेज़न की सफलता से बेहद अमीर हो गए। कई वर्षों तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे, जिनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से भी अधिक थी। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत अमेज़न और उसकी विभिन्न सेवाएं थीं। अमेज़न ने लोगों की खरीदारी की आदतों को बदल कर रख दिया और ऑनलाइन रिटेल का मार्ग प्रशस्त किया। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से यह तकनीकी क्षेत्र में भी एक बड़ी शक्ति बन गया। बेजोस की दूरदृष्टि और दृढ़ता ने एक साधारण ऑनलाइन बुक स्टोर को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। जेफरी प्रेस्टन जॉर्गेनसन का जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में हुआ था। उनके माता पिता और जैकलीन और टेड जॉर्गेनसन उस समय बहुत कम उम्र के थे। उनकी मां अभी भी हाई स्कूल में पढ़ रही थी और उनके पिता केवल 19 वर्ष के थे। टेड जॉर्गेनसन, जो शिकागो से थे, डेनिश अमेरिकी मूल के थे और बैप्टिस्ट परिवार से आते थे। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद जैकलीन ने हाई स्कूल पूरा किया और रात्रिकालीन कक्षाओं में अपने बच्चे को साथ लेकर पढ़ाई की। जेफ ने केवल 2 वर्ष की आयु में अल्बुकर्क के एक मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। टेड जॉर्गेनसन को शराब और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिससे जैकलीन के साथ उनके संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। अंततः जैकलीन ने टेड से तलाक ले लिया जब जेफ केवल 17 महीने के थे। बाद में अप्रैल 1968 में उन्होंने क्यूबाई आप्रवासी मिगुएल माइक बेजोस से विवाह किया। विवाह के बाद माइक ने जेफ को कानूनी रूप से गोद ले लिया जब वह 4 वर्ष के थे। इसके परिणाम स्वरूप जेफ का उपनाम जॉर्गेनसन से बदलकर बेजोस कर दिया गया। इसके बाद जैकलीन, माइक और जेफ उस इलाके से दूर चले गए और टेड से संपर्क बंद हो गया। जब माइक ने न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री पूरी की, तो बेजोस परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास में स्थानांतरित हो गया, जहां माइक ने एक्सॉन कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। इस दौरान जेफ ने 4th से 6ठी कक्षा तक रिवर ऑक्स एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। जेफ के नाना लॉरेंस प्रेस्टन अल्बुकर्क में यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक क्षेत्रीय निदेशक के रूप में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने टेक्सास के कोटोला के पास पारिवारिक खेत में रहना शुरू किया, जहां जेफ ने अपने कई गर्मी की छुट्टियां बिताई। बाद में जेफ ने इस खेत को खरीदकर उसका विस्तार किया, जिससे वह सैकड़ों हजारों एकड़ का विशाल क्षेत्र बन गया। बचपन में ही जेफ को विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि थी, जो उन्होंने अपने कमरे में छोटे भाई बहनों को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक अलार्म बनाकर प्रदर्शित की थी। बाद में परिवार मियामी, फ्लोरिडा चला गया, जहां जेफ ने मियामी पामेटो हाई स्कूल में पढ़ाई की और साथ ही एक पार्ट टाइम नौकरी मैकडॉनल्ड्स में की। हाई स्कूल के दौरान जेफ ने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 1982 में हाई स्कूल वैलेडिक्टोरियन, नेशनल मेरिट स्कॉलर और सिल्वर नाइट अवार्ड से सम्मानित हुए। अपने ग्रेजुएशन भाषण में जेफ ने मानवता को अंतरिक्ष में बसाने का सपना साझा किया और पृथ्वी को एक विशाल राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित होते देखने की कल्पना की। हाई स्कूल के बाद जेफ ने 1982 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। शुरुआत में भौतिकी में रुचि लेने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में स्थानांतरित किया। जेफ अनेक सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय थे और प्रिंसटन की स्टूडेंट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस (SEDS) चैप्टर के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने 1986 में इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के साथ सुम्मा कम लाउड सम्मान से स्नातक किया और उन्हें फाई बीटा कप्पा और टाउ बीटा पाई जैसी प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं में भी स्थान मिला। 1986 में कॉलेज से स्नातक होने के बाद बेजोस को इंटेल, बेल लैब्स एंड एंडरसन कंसल्टिंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों से ऑफर मिले। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिटेल नामक एक फिनटेक स्टार्टअप में की, जो टेलीकम्युनिकेशन पर केंद्रित था। इस भूमिका में बेजोस ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नेटवर्क निर्माण की जिम्मेदारी निभाई।
अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें विकास प्रमुख और ग्राहक सेवा निदेशक के पदों पर पदोन्नति मिली। फिटेल के बाद बेजोस ने बैंकिंग क्षेत्र में कदम रखा और 1988 से 1990 तक बैंकर ट्रस्ट में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में कार्य किया। नई चुनौतियों की तलाश में वे डी ईशॉन कंपनी में शामिल हो गए, जो गणितीय मॉडलिंग पर जोर देने वाली एक हेज फंड कंपनी थी। यहाँ भी बेजोस ने तेजी से प्रगति की और केवल 30 वर्ष की उम्र में कंपनी के चौथे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए। इस दौरान उन्हें फाइनेंस में बहुमूल्य अनुभव मिला और उन्होंने रणनीतिक निर्णय लेने तथा नेतृत्व कौशल को और निखारा। 1994 की वसंत ऋतु में जब बेजोस ने देखा कि वेब का उपयोग 2300% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, तो वह इससे प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी तत्कालीन पत्नी मैकेंजी स्कॉट के साथ ईशॉ की नौकरी छोड़ दी और एक साहसी योजना पर काम शुरू किया, एक ऑनलाइन बुक स्टोर की स्थापना। उन्होंने 5 जुलाई 1994 को वॉशिंगटन के बेलव्यू में एक किराए के गैरेज में अमेज़न की स्थापना की, जिसका बिजनेस प्लान उन्होंने न्यूयॉर्क से शटल की कार यात्रा के दौरान तैयार किया था। बेजोस ने कंपनी का नेतृत्व किया और स्कॉट ने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से अमेज़न ने ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में कंपनी का नाम कैडाब्रा रखा गया था, लेकिन बाद में बेजोस ने इसका नाम बदलकर अमेज़न कर दिया, जो दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी से प्रेरित था। यह नाम रणनीतिक था क्योंकि उस समय वेबसाइट्स पर वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिस्टिंग होती थी और ए से शुरू होने वाले नाम अधिक ऊपर दिखाई देते थे। आरंभिक निवेशकों को कंपनी के भविष्य को लेकर संदेह था, लेकिन बेजोस ने अपने माता पिता से लगभग $3 लाख का निवेश प्राप्त किया। उन्होंने शुरुआती निवेशकों को 7% असफलता या दिवालियापन की संभावना के बारे में ईमानदारी से आगाह किया। हालांकि अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी, बेजोस की दूरदृष्टि इससे कहीं आगे की थी। 3 वर्षों में अमेज़न ने पब्लिक कंपनी का रूप ले लिया और अपना आईपीओ जारी किया। उस समय बॉर्डर्स और बार्न्स एंड नोबल जैसे पारंपरिक रिटेलर बेजोस की रणनीति पर संदेह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट की विकास दर में विश्वास बनाए रखा, जिसने अंततः अमेज़न को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1998 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की पेशकशों को पुस्तकों से आगे बढ़ाकर म्यूजिक और वीडियो की बिक्री तक विस्तार किया। 1997 में हुए $54 मिलियन के इक्विटी ऑफर से मिली राशि से उन्होंने छोटे प्रतियोगियों का अधिग्रहण कर अमेज़न के विकास को तेज किया। साल के अंत तक अमेज़न एक बहुउद्देशीय उपभोक्ता उत्पादों की ऑनलाइन दुकान बन चुका था। तेजी से हो रहे विस्तार को बनाए रखने के लिए बेजोस ने 2000 में बैंकों से $2 बिलियन उधार लिए, क्योंकि कंपनी की नकदी खत्म हो रही थी। 2002 में उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज AWS लॉन्च की, जिसमें मौसम चैनलों और वेबसाइट ट्रैफिक के डेटा का उपयोग किया गया। हालांकि उसी वर्ष अत्यधिक खर्च और कम आय के कारण अमेज़न को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और वह लगभग दिवालिया हो गया। बेजोस ने वितरण केंद्रों को बंद करने और कर्मचारियों की संख्या में 14% कटौती जैसे कठोर कदम उठाए। इन चुनौतियों के बावजूद अमेज़न 2003 में वापस पटरी पर आया और $35 मिलियन का लाभ दर्ज किया। नवंबर 2007 में बेजोस ने अमेज़न किंडल पेश किया, जो एक क्रांतिकारी ई रीडर था और वीडियो गेम्स की तरह फ्लो स्टेट में पढ़ने का अनुभव प्रदान करता था। किंडल ने डिजिटल रीडिंग की दुनिया में नई दिशा दी। 2013 में बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बीच $600 मिलियन का ऐतिहासिक अनुबंध कराया, जिससे AMG एक अग्रणी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता बन गया। उसी वर्ष अक्टूबर में अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया, जो बेजोस की रणनीतिक दूरदर्शिता और नवाचार की दृढ़ता का परिणाम था। मई 2016 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के 1 मिलियन से अधिक शेयर बेचकर $671 मिलियन कमाए, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि थी। उन्होंने यह उपलब्धि 4 अगस्त 2016 को दोहराई, जब उन्होंने फिर से 1 मिलियन शेयर बेचकर $756.7 मिलियन प्राप्त किए। 19 जनवरी 2018 तक अमेज़न में उनकी हिस्सेदारी $109 बिलियन से अधिक पहुंच गई थी, जिससे उन्होंने ब्लू ओरिजिन जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए निवेश किया। 2018 को अमेज़न ने $2 बिलियन का अब तक का सर्वोच्च मुनाफा दर्ज किया। उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ती रही और 24 नवंबर 2017 को पहली बार $100 बिलियन से अधिक हो गई, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। बेजोस ने चीन में अलीबाबा के उदय को देखते हुए भारत में अमेज़न के विस्तार में गहरी रुचि दिखाई। मार्च 2018 में
उन्होंने भारत में अमेजन की कार्य प्रणाली को स्थानीय बनाने के लिए 5 अरब 50 करोड़ डॉलर की भारी राशि आवंटित की। हालांकि बेजोस को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आलोचना और जांच का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अमेजन पर बिक्री कर से बचने और प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों जैसे आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते अमेजन के शेयर की कीमत में 9% की गिरावट आई, जिससे बेजोस की व्यक्तिगत संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। इन चुनौतियों के बावजूद जब यह संकेत मिला कि अमेजन पर कोई कठोर नियामक कार्रवाई नहीं होगी, तो बेजोस ने तेजी से पुनः उबरकर स्थिति को संभाला। जुलाई 2018 में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने बेजोस से अमेजन के चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन पर विस्तृत जानकारी मांगी। यह अनुरोध तकनीक के नैतिक दुष्परिणामों और दुरुपयोग की संभावनाओं को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इन सवालों के प्रति बेजोस की प्रतिक्रिया और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से जुड़े उनके दृष्टिकोण ने समाज में अमेजन की छवि को आकार देने में भूमिका निभाई। सितंबर 2018 में सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने बेजोस अधिनियम पेश किया, जिसमें अमेजन पर कॉर्पोरेट वेलफेयर लेने का आरोप लगाया गया। उन्होंने न्यू फूड इकोनॉमी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि कई अमेजन कर्मचारी खाद्य टिकट और देन फूड स्टैंप पर निर्भर थे। सैंडर्स ने सवाल उठाया कि बेजोस अंतरिक्ष अन्वेषण पर खर्च करने की बजाय कर्मचारियों को उचित वेतन क्यों नहीं देते। अमेजन ने खुद का बचाव करते हुए यह दावा किया कि उसने बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा की और औसत वेतन आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाया। सैंडर्स ने आरोप दोहराया कि अमेजन जैसे निगम अंशकालिक कर्मचारियों से लाभ बचाने के लिए उनका शोषण करते हैं। जवाब में बेजोस ने अमेजन में न्यूनतम वेतन $15 प्रति घंटे करने की घोषणा की, जो फाइट फॉर $14 आंदोलन के अनुरूप था। फरवरी 2021 में बेजोस ने यह घोषणा की कि वह 2021 की तीसरी तिमाही में अमेजन के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे और अमेजन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वह डे वन फंड, बेजोस अर्थ फंड और अपनी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन जैसी परोपकारी पहलों पर अधिक समय देना चाहते हैं। एंडी जेसी ने उन्हें सीईओ के रूप में सफल किया। फरवरी 2024 में बेजोस ने अमेजन के 24 मिलियन शेयर $4 बिलियन में बेचे और अगले वर्ष के दौरान कुल 50 मिलियन शेयरों को बेचने की योजना घोषित की। बेजोस ने अपने करियर की शुरुआत में डीई शॉ में रहते हुए पश्चाताप न्यूनीकरण ढांचे रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क को अपनाया, जिसमें उन्होंने पछतावे से बचने की बजाय अवसरों को अपनाने को प्राथमिकता दी। इसी सिद्धांत ने उन्हें वॉल स्ट्रीट छोड़कर उभरते इंटरनेट उद्योग में उतरने के लिए प्रेरित किया। अपने डेटा आधारित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध बेजोस ने अमेजन के हर पहलू को संख्याओं में मापा, कर्मचारियों की प्रगति को स्प्रेडशीट से ट्रैक किया और प्रबंधन निर्णयों के लिए डेटा पर आधारित रणनीतियां अपनाई। उन्होंने गेट बिग फास्ट मंत्र दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने तेजी से बढ़ने और बाजार पर कब्जा करने को प्रमुखता दी। अमेजन का लाभांश बांटने की बजाय उन्होंने उसे कंपनी में ही निवेश किया। बेजोस वर्क लाइफ बैलेंस की जगह वर्क लाइफ हार्मनी को बढ़ावा देते हैं, जिसमें काम और निजी जीवन को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल नामक सिद्धांत को अपनाया, जिसमें कहा गया है कि जो आलोचना को सहन नहीं कर सकते, वे नवाचार नहीं कर सकते। बेजोस कुशलता को महत्व देते हैं। वे सुबह जल्दी मीटिंग नहीं करते और 2 जैसा नियम लागू करते हैं ताकि मीटिंग्स छोटी और प्रभावी हों। जब वह नौकरी के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं, तो वह 3 बातों पर ध्यान देते हैं। क्या वह उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्या वे आम मानकों को ऊंचा कर सकते हैं और क्या वे कठिन परिस्थितियों में भी मिसाल बन सकते हैं। बेजोस ग्राहकों को केंद्र में रखने, बाजार नेतृत्व के लिए जोखिम लेने, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने, कंपनी संस्कृति को सशक्त बनाने और लोगों को सशक्त करने को प्राथमिकता देते हैं, जो उन्होंने 1998 से हर साल अमेजन शेयरधारकों को भेजे गए पत्रों में बताया है। ईमेल वॉरेन बफेट, जैमी डायमंड और बॉब आइगर जैसे नेताओं से प्रेरणा ली, जिससे उनके नेतृत्व शैली का विकास हुआ। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बेजोस साल में केवल 6 घंटे ही अमेजन के निवेशकों से मिलते हैं और स्लाइड डेक्स की बजाय नैरेटिव प्रेजेंटेशन को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने ग्राहकों के लिए एक ईमेल पता सार्वजनिक रखा है, जिसमें आए कुछ चुनिंदा ईमेल वे संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं, हालांकि वह स्वयं उत्तर नहीं देते। जेफ बेजोस को मिले सम्मान। 1999 में बेजोस को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जो अमेजन में उनके अग्रणी कार्य के लिए पहला बड़ा पुरस्कार था। 2008 में यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट ने उन्हें अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में गिना।
उसी वर्ष उन्हें कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 2011 में द इकोनॉमिस्ट ने उन्हें और ग्रेग जेहर को अमेज़न किंडल के विकास में योगदान के लिए इनोवेशन अवार्ड से नवाजा। 2012 में फॉर्च्यून ने बेजोस को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने उन्हें 2014 से 2018 तक लगातार विश्व का सर्वश्रेष्ठ सीईओ चुना। फॉर्च्यून ने 3 साल तक लगातार उन्हें दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में रखा और 2015 में वह सूची में शीर्ष पर थे। सितंबर 2016 में उन्होंने हाइनलैंड प्राइज फॉर एडवांसेस इन स्पेस कमर्शियलाइजेशन जीता और पुरस्कार राशि $50,000 स्टूडेंट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस को दान कर दी। फरवरी 2018 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का सदस्य चुना गया, जो उनके नेतृत्व और नवाचार को दर्शाता है। मार्च 2018 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन में अपने योगदान के लिए बज ऑल्ड्रिन स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड प्राप्त किया। उन्हें जर्मनी का 2018 का एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड फॉर बिजनेस इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। टाइम मैगजीन ने 2008 से 2018 के बीच 5 बार उन्हें विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। 2019 में उन्हें लिविंग लेजेंड्स ऑफ एविएशन में शामिल किया गया और जेफ बेजोस फ्रीडम्स विंग्स अवार्ड तथा केन रिची लाइफटाइम एविएशन एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्राप्त हुए। फरवरी 2023 में उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजेंड डॉनर प्रदान किया गया, जिसकी सदस्यता उन्हें करीब 10 वर्ष पहले दी गई थी। जेफ बेजोस की संपत्ति की यात्रा 1997 में अमेज़न की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के बाद जेफ बेजोस करोड़पति बन गए, जिसमें $55 मिलियन जुटाए गए। 1999 तक बेजोस फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर सूची में $10.1 बिलियन की संपत्ति के साथ शामिल हुए, जिससे वह वैश्विक स्तर पर 19वें और अमेरिका में 10वें स्थान पर आ गए। हालांकि अगले वर्ष उनकी संपत्ति घटकर $6.1 बिलियन हो गई और फिर उसके बाद यह $2.0 बिलियन तक गिर गई। 2001 में उनकी कुल संपत्ति $1.5 बिलियन तक गिर गई, लेकिन 2002 में यह $2.5 करोड़ तक बढ़ी। 2005 से 2007 तक उनकी संपत्ति 4 गुना बढ़कर $8.7 करोड़ हो गई। वित्तीय संकट के बाद 2009 तक उनकी संपत्ति घटकर $6.8 अरब रह गई, लेकिन 2010 में यह 85.2% बढ़कर $12.6 अरब हो गई। 2014 में अमेज़न द्वारा स्मार्टफोन विकसित करने की अफवाह से उनकी संपत्ति $30 अरब तक पहुंच गई। 2015 में वह सबसे अमीर लोगों की शीर्ष 10 सूची में आ गए, जिसमें उनकी संपत्ति $85 अरब हो गई और वह एक ही दिन में 5वें स्थान पर पहुंच गए। मार्च 2016 तक उनकी संपत्ति $45.2 बिलियन थी। अक्टूबर 2016 में उनकी संपत्ति $66.5 बिलियन तक पहुंच गई, जिससे वह वॉरेन बफेट के ठीक पीछे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। जुलाई 2017 में उन्होंने थोड़े समय के लिए बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान प्राप्त किया। 24 नवंबर 2017 को पहली बार बेजोस की संपत्ति $100 अरब के पार गई, जो साल के अंत तक $72.8 बिलियन थी। उनकी संपत्ति की तीव्र वृद्धि पर चर्चा हुई, जैसे कि 10 अक्टूबर 2017 को उन्होंने केवल 5 मिनट में अनुमानित $6.24 बिलियन कमाए। 2090 में जेफ बेजोस की संपत्ति को उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस से तलाक के कारण झटका लगा। पूर्व समझौते प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट के बिना मैकेंजी को अमेज़न के 25% शेयर मिले, जिनकी कीमत लगभग $36 अरब थी, जिससे वह दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बन गई। बेजोस ने दी वॉशिंगटन पोस्ट, ब्लू ओरिजिन और मैकेंजी को दिए गए शेयरों पर मतदान अधिकार अपने पास रखे। जून 2019 में बेजोस ने मैनहट्टन में मैडिसन स्क्वायर पार्क के पास 3 जुड़ी हुई अपार्टमेंट्स को $80 मिलियन में खरीदा, जो उस साल का सबसे महंगा रियल एस्टेट सौदा था। उन्होंने इससे पहले 1999 और 2012 में उसी इमारत में कई यूनिट्स खरीदे थे। फरवरी 2020 में उन्होंने लॉस एंजल्स में डेविड गेफिन से वार्नर एस्टेट को 165 मिलियन में खरीदकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती मांग के कारण बेजोस की संपत्ति में $24 अरब का इजाफा हुआ। फरवरी 2022 में उन्होंने मैनहट्टन के फ्लैटायरन इलाके में $16 और 13 सेंट मिलियन का एक और अपार्टमेंट खरीदा।
इसके अतिरिक्त बेजोस के पास U-721 नाम की दुनिया की सबसे बड़ी यॉट है, जिसकी कीमत $500 मिलियन से अधिक है। 2023 में फोर्ब्स ने बेजोस को अमेरिका का दूसरा सबसे अमीर और दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार फरवरी 2024 तक बेजोस की संपत्ति लगभग $197 बिलियन है, जिससे वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। ई शॉ कंपनी में मैनहट्टन में हुई। 1 साल बाद उन्होंने शादी की और 1994 में सेटल चले गए, जहां बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की। उनके 4 बच्चे हैं, में से 3 बेटे और 1 बेटी चीन से गोद ली गई है। मार्च 2003 में बेजोस टेक्सास के वेस्ट इलाके में ब्लू ओरिजिन के लिए जमीन का निरीक्षण करते समय एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शामिल हुए। हालांकि उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। वे और अन्य यात्री, जिनमें पायलट और अमेज़न के वकील शामिल थे, सभी सुरक्षित रहे। 2016 की फिल्म स्टार ट्रेक बियॉन्ड में बेजोस ने स्टारफ्लीट अधिकारी के रूप में एक कैमियो किया और सैन डिएगो कॉमिक कॉन में स्क्रीनिंग में भाग लिया। एलेक्सा में उनकी रुचि और स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक ने उनके स्टार ट्रेक में अभिनय करने की इच्छा को प्रेरित किया। उनके पारिवारिक निगम का नाम जेफ्राम LLC स्टार ट्रेक के एक किरदार जेफ्राम कुकरेन के नाम पर रखा गया है। जनवरी 2019 में बेजोस और मैकेंजी ने 25 साल की शादी के बाद अपने तलाक की घोषणा की। मीडिया हस्ती लॉरेंस सांचेज के साथ बेजोस के अफेयर की रिपोर्टें सामने आईं, जिससे अमेरिकन मीडिया इनको द्वारा ब्लैकमेल और उगाही के आरोप लगे। बेजोस ने कंपनी के मालिक पर आरोप लगाया कि अगर वह लीक की जांच बंद नहीं करते तो उनकी अंतरंग तस्वीरें प्रकाशित करने की धमकी दी गई। तलाक अप्रैल 1919 में फाइनल हुआ, जिसमें बेजोस ने दंपति के 75% अमेज़न स्टॉक्स अपने पास रखे और मैकेंजी को बाकी 25% मिले। मई 2023 में बेजोस और लॉरेंस सांचेज की सगाई हुई। बेजोस एक्सप्लोरर्स क्लब के मानद चेयर भी हैं। मई 2017 में जेफ बेजोस ने पत्रकारों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने वाले रिपोर्टर्स कमिटी फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस को $1 मिलियन दान किया। उन्होंने ट्विटर पर परोपकार के लिए विचार मांगे और लंबी अवधि की योजनाओं में रुचि दिखाई। अमेज़न कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ाने की आलोचनाओं के बावजूद बेजोस ने सितंबर 2018 में अमेरिका में बेघरपन को कम करने और कम आय वाले समुदायों के लिए गैर लाभकारी प्रीस्कूल शुरू करने के लिए $2 अरब की प्रतिबद्धता जताई। बेजोस का परोपकार शिक्षा और पर्यावरणीय कारणों तक विस्तृत है। उन्होंने द ड्रीम डॉ US को $33 मिलियन का दान दिया, जो बिना दस्तावेजों वाले आप्रवासियों के लिए कॉलेज स्कॉलरशिप प्रदान करता है। इसके अलावा उन्होंने ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स को शून्य उत्सर्जन वाली ऊर्जा के लिए और विद ऑनर को राजनीति में दिग्गजों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दान दिया। फरवरी 2020 में बेजोस ने बेजोस अर्थ फंड के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 अरब की प्रतिज्ञा की और बाद में विभिन्न पर्यावरणीय संगठनों को लाखों डॉलर वितरित किए। कोविड-19 महामारी के दौरान बेजोस ने फीडिंग अमेरिका को $1 अरब का दान दिया, जो फूड बैंकों की सहायता करता है। नवंबर 2021 में उन्होंने खाद्य प्रणाली में सुधार और प्रकृति संरक्षण को समर्थन देने के लिए $2 अरब की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने करेज एंड सिविलिटी अवार्ड की भी शुरुआत की, जिसमें वैन जोन्स, जो सैंडर्स और डॉली पार्टन को उनके मानवतावादी कार्यों के लिए $100 मिलियन प्रत्येक दिए गए। 2024 में उन्होंने ईवा लोंगोरिया और बिल मैकरेवन को $50 मिलियन दिए। बेजोस एकेडमी कम आय वाले परिवारों के लिए ट्यूशन फ्री प्री स्कूल का नेटवर्क है, जिसकी स्थापना बेजोस ने की। ये स्कूल मॉन्टेसरी पद्धति जैसे तरीके से चलते हैं। नवंबर 2022 में बेजोस ने डे 1 फैमिलीज फंड के तहत बेघर परिवारों को स्थायी घर दिलाने वाले संगठनों को $123 मिलियन का दान दिया।